स्वागत है मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रदीप शर्मा आप लोगों के साथ अवेयर 24 पर। हम आज चर्चा करने वाले हैं आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट में एक टॉपिक आता है अधिगम, जिसे बोलते हैं लर्निंग। आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं आपके वो अधिगम से ही बनते हैं, चाहे वो आपका टेट का पेपर हो या आपका संविदा या आप कह सकते हैं कि आपका किसी भी शिक्षक पात्रता का पेपर हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो आपके अधिगम से बनते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हम देखेंगे आज अधिगम क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने इसकी परिभाषा किस प्रकार दी थी, और हम देखेंगे कि अधिगम का जो वक्र होता है, कह सकते हैं कि अधिगम किस तरीके से आगे बढ़ता है, समय और मात्रा का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, तथा लास्ट में हम जो देखेंगे कि अधिगम पर पड़ने वाले प्रभाव किस किस कारणों से अधिगम आपका प्रभावित होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, आपका टॉपिक है अधिगम। तो आपका अधिगम होता क्या है, तो आपको पता होगा अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। ये बताओ आप लोग क्यों आए हो यहाँ पर, आप लोग इस चैनल को देख रहे हो, मतलब वहाँ पे सुन रहे हो, तो जो आप सीख रहे हो वही क्या कहलाएगा, आपका अधिगम कहलाएगा। तो कह सकते हैं कि सीखना ही अधिगम है, लेकिन अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी थी। तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि आखिर अधिगम होता क्या है। तो यहाँ पर व्यवहार के अंतर्गत भी सीख सकते हैं, प्रशिक्षण के अंतर्गत भी सीख सकते हैं, उत्तरोत्तर ज्ञान से भी सीख सकते हैं, नवीन ज्ञान का अर्जन भी कर सकते हैं। तो जहाँ से हम ज्ञान का अर्जन करेंगे, या कह सकते हैं कि जिस चीज़ को सीखा जाता है या जो सीखेंगे वही आपका क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आपका अधिगम होता है उसमें होता क्या क्या है। ठीक है, तो अधिगम की बात करें तो इसका अर्थ होता है सीखना या व्यवहार। तो मानव का जो व्यवहार है उसके अकॉर्डिंग जो भी सीखता है वो आपका क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। अब इसमें हमको देखना क्या है, तो इसका अर्थ जानना है। तो अर्थ हमको पता है सीखना, विशेषता क्या है, पक्ष, विधियां, परिभाषा और कारक। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर एक व्यक्ति था जो व्यवहार शब्द को लेके आया था, क्योंकि तुमको पता है जिसका नाम है वाटसन, क्योंकि इसके भारत के बल्लेबाजों के साथ अच्छे व्यवहार हैं, इसलिए वाटसन ने 1913 में व्यवहारवाद शब्द की उत्पत्ति की। तो कह सकते हैं कि 1913 में वाटसन व्यवहारवाद को लाया था। तो व्यवहारवाद का जनक किसको कहेंगे अपन, वाटसन को। इसके बाद यहाँ पर एक व्यक्ति था विलियम मैकडॉवेल। तो विलियम मैकडॉवेल ने क्या किया था, 1905 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आउटलाइन साइकोलॉजी। आउटलाइन साइकोलॉजी वही पुस्तक है जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। चेतना शब्द की जहां निंदा की गई है उस पुस्तक का नाम बताइएगा। तो हम कह सकते हैं कि विलियम मैकडॉवेल की आउटलाइन साइकोलॉजी में हमको क्या मिलता है, चेतना शब्द की आलोचना मिलती है। तो यहाँ पर चेतना शब्द की आलोचना किस पुस्तक में, तो कह सकते हैं आउटलाइन साइकोलॉजी में। मतलब व्यवहार शब्द भी यहीं से लाया गया था। तो व्यवहार शब्द जो लाया गया था वो कहाँ से लाया गया था, आउटलाइन साइकोलॉजी से। हुआ क्लियर? जी बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को यहाँ पे सीखना भी है, टॉपिक भी सीखना है। तो किस तरीके से सीखेंगे ये हम देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है कि जो आपका व्यवहार है, तो व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो व्यवहार के परिवर्तन के माध्यम से हम जो ज्ञान करेंगे वो स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखना जो क्रिया है वो किस तरीके की है कि यहाँ पर व्यवहार है, व्यवहार में परिवर्तन है, और परिवर्तन आपका क्या है, स्थायी परिवर्तन है। तो बच्चे में यदि स्थायी परिवर्तन होगा तो उसको अधिगम कैसा होगा, स्थायी होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि जो थॉर्नडाइक ने आपके 3 सिद्धांत बताए थे, अभ्यास का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत और प्रभाव का सिद्धांत, यदि उन सिद्धांतों पर काम करोगे तो स्थायी अधिगम भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले अभ्यास, ठीक है, उसके बाद प्रशिक्षण, और उसके बाद क्या होता है आपका अनुभव। तो यहाँ पर अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव से जो व्यवहार में परिवर्तन होगा वो आपका अधिगम कहलाएगा, और अधिगम आपका कैसा होगा, स्थायी होगा। लेकिन इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं कि व्यवहार आपका क्या होता है। तो व्यवहार का मतलब होता है स्थायी परिवर्तन या प्रशिक्षण। क्या होता है आपका, प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण से जो व्यवहार में परिवर्तन है वो भी आपका क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो परिपक्वता।
तो परिपक्वता भी होनी चाहिए, तब जाके बच्चा सीखेगा। मादक पदार्थों का सेवन, अब मादक पदार्थों का सेवन करेगा तो इससे क्या होगा, प्रभावित होगा। क्या होगा, प्रभावित होगा। बीमारी से भी आपका प्रभावित होगा, मूल प्रवृत्ति से आपका अधिगम क्या होगा, प्रभावित होगा, और संवेगात्मक विकास से भी ये क्या होगा, प्रभावित होगा। हुआ क्लियर। इसके बाद यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं जो बिंदु है आपका अधिगम की परिभाषा। अधिगम की परिभाषा या परिपक्वता सबसे पहले क्या होती है, तो व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के कारण आए स्थायी परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, हम परिपक्वता कहते हैं। तो यहाँ पर देखना व्यक्ति के व्यवहार में मतलब 3 चीज़ होंगी, अभ्यास होगा, प्रशिक्षण होगा और अनुभव होगा। इनसे जो चेंज आएगा और चेंज कैसा होगा, वो आपका स्थायी होगा। कैसा होगा, स्थायी। तो उसे हम क्या कहेंगे, परिपक्वता कहेंगे। हुआ क्लियर। अब देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या होता है कि जो परिपक्वता आती है वो किन किन कारणों से यहाँ पर प्रभावित भी होती है। तो तुमको पता है जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है वो जन्मजात होती हैं। इसमें मादक पदार्थ, थकान हो गई, बीमारी हो गई, संवेगात्मक विकास हो गया, तो इनके कारण आपका क्या हो सकता है, प्रभावित भी हो सकता है अधिगम। ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो पढ़ना है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है परिभाषा। परिभाषा आपको इस कदर पढ़ना है क्योंकि ये कहानी के रूप में भी मैं आपको बता सकता हूँ। ये कहानी आपको याद हो जाएगी तो आप 100% सारी परिभाषाओं को एक बार में सीख जाओगे। तो पहले हम देखते हैं क्रो एंड क्रो ने कौन सी परिभाषा दी। तो क्रो एंड क्रो, देखो क्रो और क्रो, ठीक है, कितने आपके शब्द हो गए इसमें, 3 शब्द हो गए। तो इसने आपकी परिभाषा में 3 शब्द बताए थे, ज्ञान, आदत और अभिवृत्ति। 3 शब्द बताए थे, नॉलेज, एटीट्यूड एंड यहाँ पर हैबिट। तो नॉलेज, एटीट्यूड और हैबिट, इनमें जो चेंज आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। तो कह सकते हैं कि ज्ञान, आदत और अभिवृत्ति से जो अर्जन किया जाता है या कह सकते हैं जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही आपका क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। हुआ क्लियर। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति था गिलफोर्ड, तो गिलफोर्ड को याद करना है तो देखते हैं गिलफोर्ड, गिल से हो गया अपना गिल्ली डंडा। तो गिल्ली डंडा जब व्यक्ति खेलता है तो आपको पता होगा कि वहाँ पर गिल्ली डंडा साथ में खेलने जाते हैं तो अपना व्यवहार सही रहता है, लेकिन जैसे ही सामने वाले में डंडा मार दिया तो उसका व्यवहार क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, मतलब जैसे गिल्ली डंडा खेलने गए तो जो व्यवहार था उसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, सामने वाले ने डंडा मार दिया तो व्यवहार से व्यवहार में जो परिवर्तन है वही आपका क्या कहलाएगा, तो अधिगम कहलाएगा। हुआ क्लियर। अगला जो आपका व्यक्ति आता है उसका नाम है वुडवर्थ। तो वुडवर्थ साहब ने क्या कहा था, वुडवर्थ, वुड का मतलब होता है लकड़ी, और लकड़ी कैसी होती है आपके, पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे कैसे होते हैं, हरे भरे होते हैं। हरे भरे मतलब नवीन दिखते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो यहाँ पर पेड़ पौधे हरे थे, हरे मतलब नवीन थे, तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। इन्होंने अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है ऐसा भी कहा था, मतलब विकास की एक प्रक्रिया क्या माना इन्होंने, लर्निंग को माना। हुआ क्लियर। तो वुडवर्थ मतलब लकड़ी से आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए कि पेड़ पौधे कैसे होते हैं, हरे भरे मतलब नवीन। तो नवीन शब्द आएगा तो कौन सा होगा आपका, वुडवर्थ होगा। इसके बाद हम बात करें बी एफ स्किनर। तो बी एफ स्किनर ने कहा था यहाँ पर स्किनर, स्किनर का मतलब होता है स्किन। ये बताओ स्किन आपकी अच्छी है तो आप मिस वर्ल्ड बन सकते हो, और आपकी स्किन जितनी अच्छी होती जाएगी आप आगे बढ़ते जाओगे तो कह सकते हैं उत्तरोत्तर सामंजस्य की अवस्था, या कह सकते हैं कि उत्तरोत्तर ज्ञान से जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार। तो ये बताओ स्किन जितनी अच्छी होती जाएगी उतना ही हमको क्या होता जाएगा, मतलब पद मिलता जाएगा। तो उत्तरोत्तर ज्ञान से जो व्यवहार में परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा आपका, स्किनर के अनुसार अधिगम कहलाएगा। हुआ क्लियर। अगला व्यक्ति आता है आईजैक। आईजैक, तो ये बताओ आईजैक ने कहा था कि नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखना। तो तुमको पता है जैक, जैसे ही जैक शब्द आया कुछ नया दिखा, तो नया दिखा तो नवीन स्थायी परिवर्तन आएगा। इसमें क्या आएगा, तो नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है आपकी, अधिगम कहलाती है। इसके बाद आता है आपका जो व्यक्ति है मोस्ट इंपोर्टेंट है गेट्स। गेट्स का मतलब होता है गेट। तो ये बताओ गेट पे जो व्यक्ति बैठा है वो कैसा होगा, अनुभवी होगा और शिक्षित भी होगा। तो कह सकते हैं प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में जो आया परिवर्तन है वही आपका क्या कहलाएगा, तो अधिगम कहलाएगा। तो गेट्स ने क्या कहा था, प्रशिक्षण
और आपका अनुभव के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वही आपका क्या कहलाएगा, तो अधिगम कहलाएगा। इसके बाद यहाँ पर विद्यालय में प्रशिक्षण के बाद अनुभव प्राप्त होता है। तो विद्यालय में क्या होता है, प्रशिक्षण के बाद अनुभव प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं ऐसा भी किसने कहा था, आपका गेट्स ने कहा था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इसमें पक्ष कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अधिगम के जो पक्ष हैं। तो अधिगम के पक्ष कौन कौन से हैं, तो आपके सामने लिखा हुआ था संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष। मतलब आपका एक कॉग्निटिव है, दूसरा आपका है क्रिएटिविटी, तीसरा है आपका भावात्मक इमोशन वाला। ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञानात्मक पक्ष भी होना चाहिए, क्रियात्मक पक्ष भी होना चाहिए और भावात्मक पक्ष भी होना चाहिए, तभी जाके बच्चा क्या कर पाएगा, अधिगम कर पाएगा। इसके बाद यहाँ पे विधियाँ हैं, तो अनुकरण विधि, सूझ, अभ्यास और भूल। तो भूल के सिद्धांत के अंतर्गत आपकी सूझ भी आती है और अभ्यास भी आता है, प्लस अनुकरण का मतलब देख के सीखते भी हैं अपन। तो ये विधियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद दिया है प्रकार। तो प्रकार में है गामक अधिगम। गामक का मतलब होता है शारीरिक प्रतिक्रिया जो मोशन में हो, आपके शरीर के माध्यम से की गई प्रतिक्रिया। उसके बाद है प्रतिबोधात्मक, यहाँ पर अधिगम मतलब जो आप किसी चीज़ का बोध करा के जब आप लोग अधिगम को प्राप्त करोगे तो वो आपका कौन सा कहलाएगा, प्रतिबोधनात्मक। तीसरा दिया है संकल्पनात्मक। तो यहाँ पर संकल्पनात्मक का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को करने का एक क्या है, संकल्प होता है, इस चीज़ को करना ही करना है। तो वहाँ पे आप लोग एक संकल्प लोगे, कह सकते हो कि तैयार हो जाओगे, तत्पर हो जाओगे। तो वहाँ पर हम किस में पढ़ेंगे, प्रकार में पढ़ेंगे। हुआ क्लियर। अब देखना यहाँ पे अधिगम के जो प्रकार हैं। तो पहला है आपका गामक अधिगम, शारीरिक अधिगम, अनुकरण और सहस्वावस्था। तो यहाँ पर जो विधि है वो अनुकरण विधि है। और कब होगी, तो तुमको पता है गामक प्रतिक्रिया हमने पढ़ा था ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, वो पढ़ा था हमने कब, तो सहस्वावस्था में। जी बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ये जो फैक्ट लिखे हुए सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। अब बाल्यावस्था में क्या था, तो प्रतिबोधात्मक, संप्रत्यय का मतलब कॉन्सेप्ट भी मिल जाता है। और यहाँ पे मस्तिष्क में बनने वाले जो निम्न पहलू होते हैं, या कह सकते हैं मस्तिष्क में बहुत सारे पहलू बनते हैं जिन पर प्रयत्न करते हैं, भूलते हैं, फिर अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अभ्यास करने से ही यहाँ पर बच्चे को क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति और सीखता भी है। ठीक है, इसके बाद दिया है आपका संकल्पनात्मक। तो संकल्पनात्मक में क्या होता है, संकल्पना होती है, मस्तिष्क होता है और विषय वस्तु होती है। तो इनके ऊपर भी अध्ययन करना है। संकल्पना क्या होती है, मस्तिष्क आपका, विषय वस्तु। ये किस पक्ष के अकॉर्डिंग आता है, तो संकल्पनात्मक पक्ष के अकॉर्डिंग आता है। हुआ क्लियर। ये कब आएगा आपका, तो किशोरावस्था में। शैशवावस्था में आपको पता है गामक प्रतिक्रिया, बाल्यावस्था में आपके कॉन्सेप्ट मिलते हैं, और आपके किशोरावस्था में मस्तिष्क क्या कह सकते हैं, संकल्पनाएं करने लगते हैं, कल्पनाएं करने लगते हैं, अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। जी बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों। अब लेकिन यहाँ पर इसकी विशेषताएं मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली आपके सामने विशेषता लिखी हुई है कि अधिगम क्या है। अधिगम एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो लर्निंग है वो एक प्रोसेस है। दूसरा होता है अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। मतलब उसका क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, आप किस चीज़ के बारे में अधिगम कर रहे हो। अब जरूरी नहीं, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो अधिगम होता है वो जरूरी नहीं कि पढ़ाई के क्षेत्र में हो। आपका किसी भी क्षेत्र में सीखा गया जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। किसी भी क्षेत्र में आप अधिगम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि उसका सदैव क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। इसके बाद यहाँ पर पूछ लिया जाए कि आपका जो अधिगम होता है वो कैसे चलता है, तो जीवन पर्यंत चलता है। क्योंकि जब तक विकास चलेगा तब तक अधिगम चलेगा। तो कह सकते हैं ये जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। ठीक है। इसके बाद जो अगला बिंदु आता है कि अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। मतलब एक क्रिया है जो क्या है, क्रिया के रूप में चलती रहती है, इसकी प्रोसेस होती रहती है। आप लोग पढ़ोगे कि जो आपका स्थानांतरण होता है अधिगम का, सकारात्मक नकारात्मक स्थानांतरण, तो क्रियात्मक वे में चलता है आपका। ठीक है। इसके बाद आता है इसमें लक्ष्य क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य में क्या होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, उसे करने की क्रिया भी होनी चाहिए। मतलब जो आपका लक्ष्य है वो आपके लिए आवश्यक है और यहाँ पर उसकी क्रिया है, करने लायक आपकी योग्यता है। तो वहाँ पर ये क्या होना चाहिए, उसका लक्ष्य होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका आ चुका है, टेट में भी पूछा है, संविदा में भी पूछा है आपका, कि जो अधिगम होता है वो आपका
कितने टाइप का होता है? तो हम कह सकते हैं जो अधिगम होता है वो आपका दो प्रकार का होता है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दो पहलू पाए जाते हैं। सकारात्मक का मतलब होता है कि यहाँ पर आपने जो सीखा गया ज्ञान है यदि आगे चल के आपको सहायता प्रदान करा रहा है तो सकारात्मक। आपने जो सीखा है आगे चल के आपको हेल्प नहीं मिल रही है तो वो आपका कौन सा कहलाएगा? नकारात्मक कहलाएगा। हुआ क्लियर? आगे बढ़े, चलो। इसके बाद यहाँ पर देखना, ये जो होता है आपका सकारात्मक नकारात्मक अधिगम कैसा एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, मतलब कंडीशनल रिएक्शन नहीं है, स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। ये क्या है? आपकी अस्वाभाविक के अंतर्गत भी आती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखना है सकारात्मक नकारात्मक। तो प्रार्थना भी होता है, समाज भी होता है, सापेक्ष होता है। मतलब प्रार्थना के पक्ष में सापेक्ष मतलब किसी के सापेक्ष में, और आपका क्या होता है? समाज। तो समाज में भी आपके अधिगम को दो रूप मिलते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। हुआ क्लियर? इसके बाद अधिगम में कई प्रकार की विधियां सम्मिलित होती हैं। ठीक है, अधिगम में अध्ययन, मित्र मंडली एवं परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये चीज़ याद रखना, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चे का सबसे पहला स्कूल क्या होता है तो घर होता है। सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है तो घर से सीखता है। सबसे पहले कौन सा शब्द बोलना सीखता है तो माँ बोलना सीखता है। सबसे पहले किस भाषा को सीखता है तो वो मातृभाषा को सीखता है। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे साथियों कि बच्चा जो अध्ययन करता है, जो भी सीखता है, सबसे ज़्यादा घर से सीखता है और मित्र मंडली से सीखता है। क्योंकि घर में वो क्या सीखेगा? नैतिकता सीखेगा। लेकिन मित्र मंडलियों के साथ में फुल फ्रीडम होकर वो किसी भी चीज़ पर अध्ययन कर सकता है। जो चीज़ घर नहीं कर सकता वो मित्र मंडलियों के साथ कर सकता है। तो कह सकते हैं कि उसके सहपाठी और परिवार उसके अधिगम में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इसके बाद देखना, अधिगम जो होता है सदैव नवीन होता है। क्या होता है? सदैव नवीन होता है। क्योंकि आप जो भी कुछ सीखोगे वो पुराना नहीं सीखोगे, कुछ नया करने का सोचोगे। तो कह सकते हैं जो अधिगम होता है वो सदैव नवीन प्रक्रिया होता है। जैसे सीखना, तो यहाँ पर दिया है कि 1 महीना, ठीक है, 1 महीना सीखा, फिर आगे जब सीखोगे तो नवीन सीखोगे, फिर आगे सीखोगे तो नवीन सीखोगे। मतलब आपका सृजनात्मकता का कह सकते हैं कि पुराने ज्ञान में जब नए ज्ञान को ऐड करते हो तो वो आपका क्या बन जाता है? क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता बन जाता है। तो यहाँ पर जब भी सीखोगे अधिगम तो वो नवीन प्रोसेस के अंतर्गत ही आप लर्निंग करोगे। ठीक है, इसके बाद दिया है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है। अधिगम के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं तो वो 3 पक्षों से कर सकते हैं, अभ्यास से, अनुभव से और प्रशिक्षण से। तो देखना मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको अधिगम में क्या करना है, मतलब कुछ चेंज लाना है। आप लोग किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, आपने क्या है कोई सब्जेक्ट पढ़ा, सर भूल गए, याद नहीं रहा, तो आप लोग क्या करोगे? प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट आप लोगों ने सुना हो, उन्होंने कहा था अभ्यास करते रहो, तत्पर हो जाएगा व्यक्ति। तो अभ्यास कराओ, अभ्यास कराओगे तो लास्ट में वो प्रभाव भी छोड़ेगा। जी मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण। अभ्यास से परिवर्तन आएगा, अभ्यास करता रहेगा, उसी चीज़ को बार बार पढ़ेगा, अभ्यास करेगा तो क्या आएगा उसमें? परिवर्तन। अनुभव, जितना ज़्यादा अनुभव होता जाएगा अधिगम भी उतना अच्छा होता जाएगा। प्रशिक्षण जितना अच्छा मिलेगा उतना ही आपको क्या होगा? अधिगम अच्छा होगा। इसके बाद अधिगम से ही सर्वांगीण विकास संभव है। सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है? तो हम कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास के लिए आपका अधिगम महत्वपूर्ण है। कौन सा महत्वपूर्ण है? अधिगम महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सर्वांगीण विकास के लिए कौन सा मुख्य घटक? तो अधिगम आएगा। अधिगम वातावरण की उपज है। किसकी उपज है मेरे प्यारे साथियों? तो वातावरण की उपज मानी जाती है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। किसका? तो कह सकते हैं जो अनुभवों का संगठन है उसे हम क्या कहेंगे? अधिगम। जो अनुकूलन है, क्या है? अधिगम एक अनुकूलन प्रतिक्रिया है। जैसा वातावरण होगा वैसा ही हम सीखेंगे। तो कह सकते हैं जैसा देश वैसा भेष किस कंडीशन में आता है? तो अधिगम की कंडीशन में आता है। हुआ क्लियर? जी बिल्कुल। अब यहाँ पर देखते हैं मेरे प्यारे साथियों वक्र। वक्र आपने देखी होंगे क्योंकि वहाँ पे शेप बने होते हैं कि किस प्रकार से अधिगम चलता है। समय कम लगता है, सीखते ज़्यादा हैं, समय ज़्यादा लगता है, सीखते कम हैं। समय कम लगेगा, बहुत ज़्यादा सीख जाएंगे। तो ये वक्र के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों हम देखते हैं कि वक्र क्या होता है। तो अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय के मध्य परस्पर बंधन हो, इस अधिगम को रेखांकित करने के लिए
वक्र खींचा जाता है। कह सकते हैं कि अधिगम की मात्रा और अधिगम का जो समय होता है उन दोनों का पता करने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे, वक्र बनाएंगे, उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, अधिगम को बता सकते हैं। तो यहाँ पर उसे ही हम क्या कहेंगे, वक्र कहेंगे। जैसे आप लोगों के सामने ये बना हुआ है, ठीक है, तो ये आपका बना हुआ है, जैसे आप लोगों को लग रहा होगा सरल रेखीय वे में बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं इसको। समय यहाँ पर है, मात्रा यहाँ पर है। यदि आप लोग कह सकते हो कि आपको समय भी उतना ही लग रहा है और सीख भी उतना रहे हो, जैसे मान लो एक दिन में आपने 10 पेज सीखे, आगे के 10 दिन में, और वही प्रोसेस आपकी 360 दिन चल रही है, मतलब 10 दिन में 10 पेज, 10 दिन में 10 पेज, 10 दिन में 10 पेज, 360 दिन में 360 पेज, मतलब एक सरल रेखीय वक्र के अंतर्गत अपन आते हैं। मान लो कभी कभी क्या होता है, हम पहले तेज पढ़ते हैं, फिर उसका क्या होता है, कम पढ़ते हैं, या कह सकते हैं पहले ज़्यादा सीखते हैं, फिर उसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। एक बार क्या होता है कि पहले हम कम सीखते हैं लेकिन उसके बाद उसकी गति बढ़ जाती है, और कई बार क्या होता है कि घटती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, मतलब मिक्सचर होता है। तो वो सारी कंडीशन हम देखेंगे एक वक्र के माध्यम से। हुआ क्लियर जी। अब यहाँ पे देखना, गेट्स के अनुसार सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ प्रदर्शन करते हैं। मतलब यहाँ पे गति, मात्रा, कितना समय लगा, कितने समय में कितना सीखा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे तो वो वक्र के माध्यम से। हुआ क्लियर जी। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन मिल जाएगा, सीधा सीधा आपको फैक्चुअल में आएगा वक्र में, उन्नतोदर, नतोदर जो भी आ सकता है आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है अधिगम के वक्र कितने होते हैं, कौन कौन से वक्र होते हैं। तो सीखने के कम, अधिक, शून्य आदि को प्रदर्शित करता है। मतलब सीखने की जो गति है, कम सीखा, ज़्यादा सीखा, शून्य सीखा, तो जो भी है वो सब कंडीशन कहाँ से पता चलेगी, वक्र से। पहला दिया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो कॉप दिया है आपको, सरल रेखीय वक्र। तो इसमें क्या होता है कि जब सीखने की गति एक समान हो उसे क्या कहेंगे, सरल रेखीय वक्र। तो मेरे प्यारे साथियों, जब सीखने की गति आपकी एक समान रहती है, बोला हमको 365 दिन एक समान पढ़ना है, जब से वैकेंसी आई जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक डेली 4 घंटे पढ़ना है, डेली 4 घंटे वही सब्जेक्ट पढ़ना है जो डेली पढ़ रहे हैं। तो एक रेखीय गति, या कह सकते हैं कि आप लोग एक ही दिशा में पढ़ रहे हो, एक समान पढ़ रहे हो, समय भी उतना ही लग रहा है, उतनी ही मात्रा में सीख रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक सरल रेखीय वक्र कहलाएगा। हुआ क्लियर जी। आगे बढ़े, चलो अगला दिया है उन्नतोदर। अब यहाँ पे जो दिया है उन्नतोदर, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट इस प्रकार से बनेगा। इसमें आरंभ में सीखने की गति तीव्र, फिर धीमी धीमी हो जाती है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, सीखने की गति पहले तो क्या होगी, तीव्र होगी, उसके बाद क्या होगी, ये धीमी होती जाएगी। मतलब इस प्रकार से इसमें वक्र बनेगा, पहले जो लाइन है वो ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो ये आपका कौन सा कहलाएगा, तो उन्नतोदर वक्र कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, उन्नतोदर। हुआ क्लियर। अब देखना यहाँ पर अगला दिया है नतोदर। कौन सा दिया है मेरे प्यारे साथियों, नतोदर। नतोदर का मतलब होता है आरंभ में सीखने की गति मंद रहेगी लेकिन बाद में बढ़ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान सकते हैं कि अभी आपकी कोई वैकेंसी नहीं है तो हम धीमे धीमे पढ़ रहे हैं, डेली 10-5 पेज पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वैकेंसी आ जाएगी तो हम डेली के 50 पेज, 60 पेज, 70 पेज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो कह सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, पहले हमारे पास मतलब कोई वैकेंसी नहीं थी तो कम पढ़ते थे, अब ज़्यादा पढ़ने लगे। मतलब नतोदर के ऊपर काम कर रहे हैं। किस अधिगम वक्र के ऊपर, नतोदर के ऊपर। लेकिन देखना, जितने भी बॉयज़ या गर्ल्स हैं या जो स्टूडेंट हैं वो मिश्रित वक्र पर काम करते हैं। क्योंकि तुमको क्या लगता है, पढ़ा फिर छोड़ दिया, मतलब तुम वो बरसाती मेढक। और यहाँ पर ये आपके लिए बिल्कुल सूट करता है। और देखते हैं कैसे सूट करता है कि इसमें क्या होता है कि बच्चा पहले सीखता है, फिर उसकी गति कम हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर कम हो जाती है। मतलब बोलते नहीं, कभी खुशी कभी गम, ये वाली कंडीशन चलती है। पहले पढ़े तो पहले आपकी गति तीव्र हुई, फिर मंद हुई, फिर तीव्र, मंद, तीव्र, मंद, तीव्र। तो कह सकते हैं यहाँ पर जो आपका सीक्वेंस है बढ़ता घटता रहता है, वो आपका कौन सा वक्र कहलाता है, मिश्रित वक्र कहलाता है। हुआ क्लियर मेरे प्यारे साथियों। 4 वक्र थे, सरल रेखी, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद उन्नतोदर मतलब पहले आपने ज़्यादा पढ़ा फिर कम पढ़ा, उसके बाद आपका नतोदर, उसमें क्या है, पहले कम फिर ज़्यादा, और मिश्रित में कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा। हुआ क्लियर जी। आगे हम देखेंगे यहाँ पर एक आपको पॉइंट दिया हुआ है कि जब सीखने की गति रुक जाती है ना तो उन्नति होती है ना अवनति होती है। मतलब यहाँ पर सीखने की गति यदि रुक गई तो आप लोग उन्नति नहीं कर पाओगे ना अवनति कर पाओगे। हुआ क्लियर। अब देखना यहाँ पर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। तो प्रभावित किस किस से होगा,
तो मेरे प्यारे साथियों देखना, सबसे पहला बिंदु आपके सामने दिया हुआ है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। किसी व्यक्ति को पढ़ने के लिए तत्पर करना है, क्या करोगे? मोटिवेशन दोगे उसको। क्या दोगे? मोटिवेशन दोगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा अधिगम को प्रभावित करती है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जब तक आग नहीं लगेगी, जब तक उसके अंदर मोटिवेशन नहीं जाएगी, जब तक वो काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक वो अधिगम नहीं कर सकता। तो अभिप्रेरणा एक मुख्य घटक माना जाता है। ठीक है। उसके बाद विषय वस्तु। तो विषय वस्तु भी क्या होती है? उसके लिए सरल होनी चाहिए, एक सुस्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, स्पष्टता होनी चाहिए, उसमें मधुरता होनी चाहिए, तो वो आराम से पढ़ के उसको क्या है, सीख सकता है। वातावरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 2 बिंदु याद रखने हैं कि सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वातावरण का, दूसरा वंशानुक्रम का, क्योंकि 2 ही आपके ऐसे घटक हैं जो हमेशा हर पॉइंट को प्रभावित करेंगे, वातावरण और वंशानुक्रम। क्योंकि वातावरण यदि आपका मतलब आपके यहाँ के वातावरण क्या है, अच्छा नहीं है, तो आप लोग नहीं सीख पाओगे, आप लोग नहीं अधिगम कर पाओगे। वातावरण अच्छा है तो आप लोग अधिगम कर लोगे। ठीक है। नवीन ज्ञान, पूर्व ज्ञान। तो आपको पूर्व ज्ञान है और नवीन ज्ञान है, तो नवीन ज्ञान के कारण भी आपको क्या है, मतलब अधिगम आपको क्या करेगा, नवीन ऊंचाइयों तक ले जाएगा। नई नई चीज़ों को सीखोगे तो नवीन ज्ञान भी क्या होता है, उसमें सहायक होता है। अगला बिंदु दिया है मनोवैज्ञानिक विधि होती हैं, कुछ क्रिया आधारित विधि होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि विधियों के माध्यम से भी, जैसे आपके लिए सबसे सरल जो विधि है आगमन विधि, दूसरी आपकी निगमन विधि। तो यहाँ पर निगमन, आगमन या प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाता है। वाद विवाद विधि भी होती है, तो विधियों के माध्यम से भी आपके अधिगम को प्रभावित किया जा सकता है। हुआ क्लियर? इसके बाद देखना जो आपका 6वें नंबर का बिंदु है कि अधिगम को मानसिक विकास प्रभावित करता है। बिल्कुल, क्योंकि कहा जाता है कि यदि व्यक्ति का मानसिक या शारीरिक संतुलन सही है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मानसिक संतुलन यदि आपका सही नहीं है तो आप अधिगम नहीं कर पाओगे, क्योंकि उससे प्रभावित होगा। आपके दिमाग में टेंशन चल रही है कि घर वालों को पैसे देने, घर में ऐसा करना है, वैसा चलना है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी आप प्रतिक्रिया कर रहे हो, यदि आप लोग पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में वही चल रहा है कि सुबह जाके मेरे को ऐसा करना है, वैसा करना है, तो आप अधिगम नहीं कर पाओगे। मतलब मेंटलिटी कह सकते हैं कि मानसिक विकास भी इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। परिपक्वता, बिना परिपक्वता के अधिगम संभव नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि परिपक्वता होनी चाहिए, मेच्योरिटी होनी चाहिए। जब तक मेच्योरिटी नहीं है तब तक आप अधिगम नहीं कर पाओगे। तो कह सकते हैं कि मेच्योरिटी से भी आपका अधिगम क्या होता है, प्रभावित होता है। हुआ क्लियर? अब देखना यहाँ पर प्रतिक्रिया सहज होनी चाहिए। अब यहाँ पर जन्मजात भी होनी चाहिए, अनुक्रिया और विषय वस्तु। तो यहाँ पर लाइट जलने पर आँख खुलना क्रिया के प्रति की गई प्रतिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर क्रिया आपकी कैसी होनी चाहिए, जैसी क्रिया कर रहे हैं वैसा ही आप रेस्पॉन्स दो, तो क्रिया के कारण भी आपका क्या होगा, प्रभावित होगा। सहज क्रिया होनी चाहिए, सरल क्रिया होनी चाहिए, आपकी अनुक्रिया के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पर आपकी क्रिया के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और जन्मजात प्रकृति भी आपके मतलब कह सकते हैं कि वंशानुक्रम भी इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब भी प्रश्न आएगा कि इनमें कौन सा आपका प्रभावित करने वाला कारक है, तो आंसर उसका आएगा ऑल ऑफ दीज। क्या आएगा मेरे प्यारे साथी, ऑल ऑफ दीज। आपका जो बाल विकास का एक टॉपिक था अधिगम, यहाँ पर इसकी परिभाषा और कथन और कह सकते हैं प्रभावित करने वाले कारकों के ऊपर हमने विधिवत तरीके से अध्ययन किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो उसमें आएगा थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर। ठीक है, तो इनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जैसे पावलोव ने किसके ऊपर अध्ययन किया, थार्नडाइक ने किसके ऊपर किया, स्किनर ने किसके ऊपर, और आपका कोहलर ने किसके ऊपर। ठीक है, और उसको विधिवत तरीके से देखेंगे, क्यों प्रयोग किया, उनकी आलोचनाएं क्यों हुई, उन्होंने सहमति कैसे दिखाई, उन्होंने बच्चे को किस प्रकार से अधिगम कराया। तो वहाँ पर सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद अगले वीडियो में आपको मिलेगा अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, तो यहाँ पर जब ट्रांसफर ऑफ अधिगम, मतलब यह कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जब आपको मिलेगा, तो उसमें भी आपका एक प्रश्न आएगा। तो कह सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ से 3 वीडियो मिलेंगी, उसमें आपका पूरा अधिगम कवर हो जाएगा 3 से 4 वीडियो में, और बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी पेपर दोगे तो मेरे प्यारे साथियों आप सफल होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और यहाँ पर आप लोग व्यवस्थित क्रम में आप पढ़ते रहिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। हमारा YouTube चैनल अवेयर 24 पर आप लोगों को सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट के माध्यम से हमको अपने सुझाव भेजते रहिएगा। धन्यवाद।